बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नैब ऑर्डिनेंस में जो मौजूदा हुकूमत ने हालिया तरमीम की हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। ये किसके इशारे पे उन्होंने चैलेंज किया है? कोई इशारा हुआ है या ये मामूल के मुताबिक उन्होंने रूटीन में चैलेंज कर दिया नैब ऑर्डिनेंस को? इस पर बात करेंगे। और फिर काजी फायज़ ईसा साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं और आइंदा इनके जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, इनके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभालना है, उन्होंने सीनियरिटी वाइज, तो उन्होंने ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, आईना दिखाया है। कोई मुराद शराद देना चाहते थे रिटायर्ड जजों को, तो उस हवाले से उन्होंने अपना जो ख़त है उसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और उसका पस मंज़र क्या है, माजी में क्या होता रहा है, प्लाटों की कैसे बंदर बांट कह लें आप होती रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी आम जगह पर तो होती है, सरकारी अफसरों को जो मराहत मिलती थी प्लाटों शलाटों की सरकारी कॉलोनियों में, तो उसके अलावा जजेस भी जो हैं उस जो बहती गंगा थी उसमें हाथ धोते रहे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जो काफ लीग में फूट पड़ी है। फूट तो वो बड़ी पुरानी पड़ी हुई है, 2-4 माह से मामला चल रहा था। और जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी इमरान खान के खिलाफ, उस वक्त जो वादे किए गए थे वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ किए गए थे। परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने की मंजूरी भी हो गई थी, जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है उसमें शामिल PDM कह लें आप। तो लेकिन ऐन मौका पर मुनस इलाही और परवेज़ इलाही साहब मुबारकबादें भी उन्होंने वसूल कर ली, मिठाइयाँ भी खा ली, दवाए खैर भी हो गई, सारा कुछ हो गया। लेकिन चंद घंटों बाद वो पलटा खा गए। और जनाब परवेज़ इलाही साहब, बल्कि जो उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, वो परवेज़ इलाही ने कहा था इन्हें कि जनाब वो असम्बली तोड़ देगा, फटाफट तहरीक अदम एतमाद ले आए। और फौरी तौर पर तहरीक अदम एतमाद की जो वो तहरीक थी वो वसूल भी कर ली गई, क्योंकि उस वक्त जो सेक्रेटरी था मोहम्मद खान भट्टी, वो परवेज़ इलाही जो कहता था वो पहले आके बैठा हुआ था, 9 बजे आके बैठा हुआ था। और वो फ़ोन कर रहा था, जनाब अभी तक बंदे नहीं आए, फटवाट भेजे राना मशहूद वगैरह को। तो लेकिन चंद ही घंटों बाद वो पलटी खा गए और इमरान खान के साथ जाके मिल गए, मुनस इलाही वगैरह। तो फिर वो जनाब पंजाब में जो आपको पता ही है क्या रौला छोला रहा है और क्या मामला रहे हैं, फिर इलेक्शन की सूरत हाल क्या बनी है। परवेज़ इलाही को फेंटा शेंटा भी पड़ गया हल्का फुल्का, और परवेज़ इलाही और चौधरी शजात सैन के दरमियान दरार आ गई। वो इस हवाले से मैंने एक 10 जून को वीलाग किया था और एक 20 जून को वीलाग किया था। 10 जून वाले वीलाग में मैंने कहा था कि मुनस इलाही बड़े तत्ते फिर रहे ने, और वो अपने बाजी से कह रहे हैं कि जनाब या तो अलग हो जाएं, अलग पार्टी बना लें, या फिर PTI में जाम हो जाएंगे होते शोदे लेने से भाई। तो उन्होंने परवेज़ इलाही ने कहा नहीं यार हले देखो मामला में कोई शजात सैन तशफात सैन जो है वो पड़े हुए हैं बीच में, वो मामला को देख रहे हैं, कर लेंगे, इन्हें तेज़ नहीं चली था। और फिर जो 20 जून का वीलाग था उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि एक इनकी फैमिली कह लें आप, फ्रेंड हैं, तीनों चारों के भाइयों के घर का ही एक बंदा इनके कह लें आप। तो उन्होंने मुझे बताया था जनाब झगड़ा जो है ये सिर्फ मुनस इलाही का मामला नहीं है, ये चौधरी शजात सैन के जो बच्चे हैं सालक हुसैन और शाफे हुसैन, उनके भी सियासी मुस्तकिल का मामला है। इन्होंने जो परवेज़ इलाही है और जो उनके भाई हैं वजाहत हुसैन, उन्होंने ये कब्जा कर लिया हुआ है गुजरात पे। असल तो इनकी सियासत गुजरात तक थी, असल यानी इनका गढ़ जो था वो गुजरात था किसी दौर में, और अब भी गुजरात ही है, गुजरात को ही अपना जो गढ़ मानते हैं। इन्होंने निकाल दिया जो सालक हुसैन है उनको चकवाल की तरफ, कि चलो भाई तुम वहाँ जाके लड़ो इलेक्शन। और हुसैन इलाही जो वजाहत हुसैन के साहबजादे हैं उन्हें गुजरात से इलेक्शन लड़ाया गया। तो वो इस वीलाग में मैंने कहा था जनाब वो बड़ी दूरियां पड़ गई हैं, बल्कि सूरत यहाँ तक पैदा हो गई है कि जो ज़हूर इलाही रोड पे इनके घर हैं, जो चौधरी शजात के घर का रास्ता है और चौधरी परवेज़ इलाही के घर का रास्ता है, वो एक ही रास्ता था। मेन जो एंट्रेंस है वो दोनों घरों की एक ही थी। लेकिन जब जरदारी साहब पिछले दिनों आए हैं लाहौर में, तो वो चौधरी शजात सैन से मिलने गए हैं, तो फिर एक अलग रास्ता इख्तियार किया गया। ये जो चौधरी शफात हुसैन है इनके छोटे भाई गुजरात में, उन्होंने ये बात बताई कि जनाब
यहाँ तक मामला बिगड़ गए हैं भाइयों के दरमियान कि चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए जब आए हैं तो परवेज़ इलाही के घर का दरवाज़ा या जो मेन एंट्रेंस थी सबकी मुश्तरका, वो भी बंद कर दी गई है। यानी इस हद तक दीवारें खड़ी हो गई हैं इन लोगों के दरमियान। तो चौधरी वजाद हुसैन ने एक दो दिन पहले अपने गुजरात में करीबी कुछ साथियों से, कारकुनों से खिताब किया और वहाँ जनाब उन्होंने बड़ी बातें की। उनका जनाब देखें अब सूरत ये हो गई है कि चौधरी शुजात हुसैन से कभी जरदारी मिलने जा रहा है, कभी शहबाज शरीफ मिलने जा रहा है, कभी मौलाना मिलने जा रहे हैं। और इन्होंने जरदारी ने इन्हें कहा है, इन्होंने जरदारी से डॉलर मांगे और जरदारी ने कहा है कि डॉलर आपको भी दूंगा। इस तरह की बातें वहाँ उन्होंने की। उन्होंने कहा ये 30 जून दे रहे हैं हम इनको, 30 जून तक अगर ये अलग नहीं होते हुकूमती इत्तेहाद से तो फिर हम अपनी अलग पार्टी बना लेंगे। यानी ये जो मैं, और फिर भी उन्होंने ये भी कहा कि सालक हुसैन और शाफे हुसैन का जो गुजरात की सियासत है उससे कोई तल्लक नहीं रहा। ये वजाद हुसैन साहब कह रहे हैं। अब वो उनका वो हल्का छलका वो गुजरात को भूल जाए, इस तरह की बातें शायद उन्होंने की हैं। तो वो मेरे जो पिछले 2 व्लॉग से उनकी ये तस्दीक होती है। और इसके बाद चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी कहा कि मैंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की नहीं, मैंने अपने बच्चों को रोका हुआ है रद्द अमल देने से। तो वजाद हुसैन ने यह भी कहा कि चौधरी शुजात हुसैन ने मुझे कहा कि अवाम को ये पैगाम दें कि मैं और परवेज़ इलाही एक ही हैं। लेकिन वजाद हुसैन साहब ने कहा कि कोई एक शेख नहीं, अब तो फड्डा पड़ गया हुआ, अलहदा हो गए। मेरा पुत्र जो है और मैं जो हूँ वो परवेज़ इलाही के साथ हैं और शफात और शुजात हुसैन अब अलग अपनी वो करेंगे। और शुजात हुसैन साहब ने कहा कि बना लें, अलग पार्टी बनानी है तो भाई हमने तो अलग नहीं होना। पहले सैकड़ों पार्टियां यहाँ चल रही हैं, एक आपकी पार्टी भी आ जाएगी तो आ जाए। तो फैसला लग यही रहा है कि अब तक कुछ लोग अभी भी पड़े हुए हैं बीच में कि आपकी सियासत वो ख़त्म हो जानी है। पहली तांगा पार्टी बनी हुई है, आप 15 टोटल, 5 कौमी असम्बली में आपके मेंबर हैं और 10 पंजाब असम्बली में मेंबर हैं, वो भी आपस में तकसीम हो गए होंगे। 3 जो हैं चौधरी शुजात हुसैन के साथ MNAs हैं, 2 जो हैं वो दोनों कज़न जो हैं मुनस इलाही और उनके कज़न वजाद हुसैन के साहबजादे हैं हुसैन इलाही वो। और पंजाब में जो 10 बंदे हैं उनमें से 6 एक तरफ हैं, 4 शायद एक तरफ हैं, वो भी एक रोला पड़ा हुआ है। और वो मैंने अपने व्लॉग में ये जिक्र किया था कि जनाब क्योंकि सदर और सेक्रेटरी जो हैं वो एक तरफ हैं, चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा, वो तारिक बशीर चीमा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, तो वो परवेज़ इलाही कब्ज़ा नहीं कर सकता। वो कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे लेकिन उन्हें लग रहा है कि वो कब्ज़ा नहीं कर पाएंगे। तो अब ये दराड़ एक आ गई है और चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मैं गुजरात में आके बहुत सारे सवालों का जवाब दूंगा और मैं बताऊंगा कि गुजरात किसका हल्का है। और हो सकता है वो गुजरात में ये आपस में ही चौधरी एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हो जाए इलेक्शन में, या फिर कोई कंप्रोमाइज ऐसा हो जाए कि कम से कम एक दूसरे के सामने कज़न जो है वो इलेक्शन ना लड़े। बहरहाल सूरत बड़ी गंभीर है। ये इसके ज़िम्मेदार जो हैं ये वो हैं जिनको ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट जमात थी काफ लीग, तो वो उन्होंने कोई इनको गाइड नहीं किया जब वो न्यूट्रल हुए। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब वादा, वो कहते हैं मैंने अपने बच्चों को भी ये सिखाया कि वादा पूरा करना है, सच बोलना है। और परवेज़ इलाही वादे से मुकरा है, सीधी सी बात है, दवाए खैर से मुकरा है, हल्फ से मुकरा है। तो वो फिर इस तरह उनमें दरार सिरार जो आ गई है। तो बहरहाल ये जो PTI वाले जब से आए हैं ना खान साहब, इन्होंने कुछ अजीब ही जादू कर दिया है, पता नहीं क्या इनके हाथ में है। फैमिलियों के अंदर झगड़े जो हैं, जो 4 दीवारी के अंदर होते थे किसी दौर में, अब वो जनाब सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं। वो शीरी मज़ारी और उनकी साहबजादी ईमान मज़ारी, उनके आपस में वो एक दूसरे ट्वीट जो कर रही होती हैं। और इसी तरह हमारी एक अदाकारा है लैला ज़ुबैरी, वो इमरान खान साहब की वो PTI में शामिल हैं, तो वो बड़ी मशहूर अदाकारा हैं। तो उन्होंने ट्वीट किया कि इमरान खान से मोहब्बत मतलब पाकिस्तान से मोहब्बत, ये उनका ट्वीट था। उनकी बेटी है तानिया ज़ुबैरी, उन्होंने कहा मामा मैं आपकी बात से एग्री नहीं करती, इमरान खान ने 4 साल में पाकिस्तान को तबाही, रसवाई, इंतशार के सिवा कुछ नहीं दिया। इमरान खान से नफरत मतलब पाकिस्तान से मोहब्बत। वो कहती है, माँ कहती है कि मोहब्बत का मतलब है पाकिस्तान से मोहब्बत, और बेटी कह रही है इमरान खान से नफरत का मतलब है। यानी इस हद तक वो ज़ाहिर है वो मामा के साथ और तो कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने
ट्विटर पे जवाब जो दिया है अपनी माँ को, वो वाजे कर दिया जनाब इमरान से मोहब्बत नहीं नफरत। ये अजीब एक पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है और मेरे ख्याल में तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। अब आते हैं जनाब काजी साहब वाला मामला जो है, ये काजी साहब ने खत लिखा है चीफ जस्टिस को और उन्होंने कहा कि जनाब रजिस्ट्रार ने 1 जून को मुझे एक दिया, वो कहते हैं कि सर्कुलर वो कर रहे थे कि फुल कोर्ट से मंजूरी लेनी है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको मुराद दी जाए, गाड़ियाँ शाड़ियाँ देने का कोई मामला था। तो उन्होंने काजी साहब ने कहा कि ये 1 जून को ये जो बाइस शर्म तजवीज़ है, बाइस शर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, ये मुझे मसूल हुई। तो आगे उन्होंने फिर बहुत सारी कानूनी बातें ये वो की हैं और माजी की बातें की हैं कि जनाब 2018 में क्या हुआ, साकम सार वो जब छुट्टियों पे गए हुए थे तो उन्होंने जनाब पीछे से मंजूरी करवा ली कि उन्हें कोई 16वें स्केल का पता नहीं कितने स्केल का एक स्टेनो मिलेगा रिटायर्ड चीफ जस्टिस को साकम सार को। वो कहते हैं मैंने फिर भी मुखालफत की। 2019 में आखिरी इजलास जब फुल कोर्ट रेफरेंस का हुआ उसमें बहुत सारी बातें हुई थी, वो भी वही पेंडिंग पड़ी हुई हैं। अब इनको पड़ गई हुई है कि रिटायर्ड जजों को वो दे दें गाड़ियाँ शाड़ियाँ देने का मामला। उन्होंने कहा कि यार ये जो हुकूमत है उसके केस होते हैं हमारे पास फंसी हुई होती है हुकूमत, और फिर 63A वाली जो जजमेंट आई है उसके बाद तो फिर सुप्रीम कोर्ट से डर ही लगता है। यानी जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आर्टिकल्स हैं उनकी वजाहत सुप्रीम कोर्ट कर ही नहीं सकती, फिर भी उन्होंने 63A की जो तशरीह की है कि जनाब डिफेक्शन क्लास वाली कि वो जनाब उनके वोट गिनती में शुमार ही नहीं होंगे अगर वो अपनी पार्टी पॉलिसी से हट के वोट देंगे एतमाद या बजट वगैरह में। तो बहरहाल फिर उसके बाद तो खौफ, हुकूमत को खौफ होना ही होना है। अब भी वो हुकूमत डर रही है कि जनाब जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जजेस लेके जा रहे हैं या हाई कोर्ट्स में जजेस का तकर्रर होने वाला है तो वहाँ वो डर रहे हैं कि जनाब अगर हमने मुखालफत की चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तजावीज़ की तो फिर ये इनके हाथ में एक फ़ैसला ही देना है ना, कोई भी फैसला कर ले, कोई भी फैसला दे दे आइन और कानून से हट के। तो वो कहते हैं कि हम फैसला नहीं देते, हम उसकी तशरीह ही करते हैं। लेकिन 63A वाला जो मामला है ना उससे बहुत सारे जो तफजात हैं अदलिया के हवाले से, और फिर हम ख्याल जो बनते हैं वहाँ पे बेंच, उसका भी सबको पता है, मैं बार बार जिक्र करता हूँ इसका, हम ख्याल बेंच वाला। तो वो काजी साहब ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमने ही ये फैसला करना है कि जजों को क्या मुराद मिलनी है तो फिर तो ये ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल हम अपने फ़ायदे के लिए ये कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि हमने भी कल को रिटायर होना है। ये माजी में इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब जो है बड़ी महंगी इनको गाड़ी मिली हुई थी, बल्कि बम प्रूफ गाड़ी थी वो जनाब वो अपने साथ ही ले गए थे सिक्योरिटी के नाम पे। फिर रोला पड़ गया, अदालतों में मामला चलता रहा। फिर जनाब सदर हुसैन जिलानी साहब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने जनाब ये फुल कोर्ट से एक फैसला करवा लिया कि जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस वो भी गाड़ी जो है वो अपने साथ जो स्पेशल उन्हें मिलती है गाड़ी बम प्रूफ वो भी या बुलेट प्रूफ वो भी अपने साथ ले जा सकते हैं। तो सदर जिलानी साहब भी फिर ले गए, फिर उसके बाद जो भी चीफ जस्टिस है सारे अपने साथ वो महंगी महंगी गाड़ियाँ ले गए। वैसे तो रूल्स के मुताबिक जो जज रिटायर होता है जो जेर इस्तेमाल उसकी गाड़ी होती है वो एक ख़ास फार्मूले के तहत उसकी कीमत लगाते हैं, वो ज़्यादा नहीं बनती, वो साथ ले जाते हैं। लेकिन वो नई गाड़ी लेते हैं जब आते हैं चीफ जस्टिस साहब साल 1.5 साल के लिए, तो नई गाड़ी लेते हैं और जाते हुए वो बुलेट प्रूफ गाड़ी भी अपने साथ ही ले जाते हैं इस तरह। और फिर प्लाटों का वो जो मैंने कहा सरकारी स्कीमों में इन लोगों के लिए प्लाट्स रख दिए जाते हैं जनाब। 17 जज 17 प्लाट, 4-4 कनाल, 2-2 कनाल, 1-1 कनाल के प्लाट जब मिले, कोने वाला चीफ जस्टिस रखेगा, सीनियर मोस्ट जो उसके नाला रखेगा, उसको अगला फलाना रखेगा। और फिर एक दौर ऐसा आया 2-4 साल पहले, ये नून लीग के दौर में, उनका जनाब वो फिर हम अलाट ऐसे करेंगे कि आपको भेज दिया करेंगे प्लाटों की लिस्ट, तो आप आपस में देख लिया करें। तो उसमें फिर उन्होंने कुछ जजेस रिटायर होने वाले थे, उन्होंने कहा जनाब हम सीनियरिटी लिस्ट बना लेते हैं, इस हिसाब से जब प्लाट आएंगे तो फिर इसी सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से अगर जज रिटायर्ड भी हो गया होगा तो हम उसको दे देंगे। फार्मूला जो तय हो गया। लेकिन हुआ क्या, जब प्लाट आए तो वो पता है ना यार, गुलजार साहब का बड़ा नाम आता है, प्लाट ले गए जो साबिक चीफ जस्टिस थे, और भी के लोगों के नाम शाम आते रहते हैं। तो फिर वो जो हाजिर सर्विस थे रिटायर्ड वालों को इधर उधर कर दिया, एक आध को दे दिया,
बाकी सारे प्लाट जो है वो हाजिर सर्विस में तकसीम हो गए। इस तरह के मामला सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। और फिर ये उधर कहते हैं, हुकूमत को ये कहते हैं कि जनाब देखें, हम ये देख रहे हैं कि जो ईसीएल से उन लोगों के नाम निकाले, उन लोगों ने नाम निकाले जिनके अपने नाम ईसीएल में थे। और ये जो काजी साहब कह रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जनाब इसका जो मुराद है, जो तो हम अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए ये तजवीज़ पेश कर रहे हैं और हुकूमत में ज़रूरत नहीं होगी कि हमारी इस तजवीज़ से वो रूगर्दानी करे, तो वो कहते हैं ये तो हलफ की खिलाफ वर्जी। हलफ में हमने हलफ इस बात का उठाया हुआ है कि अपने ज़ाती मफाद के लिए कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा, अब आते हैं जनाब, वो इमरान खान साहब ने कहा है कि जनाब मैं निकलूँगा अगले सैटरडे यानी 2 जुलाई को शाम 6 बजे और परेड ग्राउंड में जलसा होगा। तो पिंडी और इस्लामाबाद के लोग वहाँ आएंगे, बाकी लोग अपने अपने शहरों में जो है वो एहतजाज करें। और नैब का भी जिक्र किया उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की। तो वो राना सनाउल्लाह से एक प्रोग्राम में पूछा गया, उन्होंने कहा हाँ यार अच्छा बच्चा बन गया है, वो अच्छे बच्चे की तरह आएगा तो कर ले, वहाँ जलसा कर ले, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन मेरी इतला और है थोड़ी सी कि परेड ग्राउंड में ये इतनी आसानी से हुकूमत है उन्हें जलसा करने की इजाज़त नहीं देगी। वो H9 में ही उन्हें जाना पड़ेगा। H9 में जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वहाँ इन्हें, जब ये लॉन्ग मार्च पे आ रहे थे 25-26 मई की बात है, तो वहाँ ये जलसा कर लें। तो मेरा ख्याल है कि ये उनको महदूद करेंगे H9 वाले ग्राउंड में कि वहाँ जाएं और वहाँ जलसा करें। वो वैसे तो बात ठीक है, पुरअमन एहतजाज है और वज़ीर दाखिला ने कह भी दिया कि जनाब हम नहीं रोकेंगे इनको, पुरअमन तौर पे आएंगे तो जलसा करके चले। लेकिन ये परेड ग्राउंड जो है वो रेड जोन में शामिल है एक तरह से। तो रेड जोन में तो वो नहीं दाखिल होने देंगे वहाँ डी चौक वगैरह में, तो उधर ही इनको भेजेंगे कि H9 में जाएं और कर लें। और फिर उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस में बड़ी निकाली है खामियाँ शामियाँ ये वो। और ये नैब का जो केस खान साहब के ख़िलाफ़ बन रहा है उसमें कोई वादा माफ गवाह शवा वो किसी भी इलाके में तफसीलन बताऊंगा कि खान साहब जो हैं वो तकरीबन पकड़ के करीब हैं। और फिर खान साहब ने चीखें मार दी हैं कि यार नैब ऑर्डिनेंस में जो तरमीम है बिल्कुल ठीक है, नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है इंतकामी कार्रवाई के लिए। वो जो दूसरे इनके मुखालफिन कहते थे वही खान साहब कहेंगे, पकड़े जाते दोबारा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ क्यों की, कि कहीं से कोई इशारा शुरा मिला, को क्यों मिला है, क्या मिला है इन्हें, क्यों ही देना होता है ना। जब ये लॉन्ग मार्च करते फिर रहे थे, पनामा वाला धरने देते फिर रहे थे, भागे फिर रहे थे, खान साहब एहतजाज कर रहे थे, खान साहब का अपना बयान रिकॉर्ड पे है कि आसिफ सईद खोसा वाले बेंच ने कहा था उन्हें कि इधर उधर क्यों नशे फिर दो, साढ़े को लाओ। और फिर वहाँ गए, फिर उन्होंने रगड़ा निकाला, कैसे निकालते हैं। अब जो मामला है, अब मैं इसको इसलिए कहता हूँ क्यों दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो जो असखुद नोटिस लिया था इन्होंने कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत हो रही है, प्रोसिक्यूटर ये कर रहे हैं, प्रोसिक्यूटरों को हटाया जा रहा है, तबादले किए जा रहे हैं ईसीएल में नाम वाला। उसमें जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, उन्होंने जो नोट दिया था जिस पर यह असखुद नोटिस हुआ था, वहाँ ये भी लिखा हुआ था, खदशात जो मुख्तलिफ थे, खदशात की बुनियाद पर लिया गया सो मोटो था कि जनाब ये नैब ऑर्डिनेंस में या एहतसाब के कवानीन में कुछ तरामीम कर रहे हैं। और फिर फुल बेंच ने यह कहा भी कि जनाब हम वो भी देखेंगे कि जो लोग उसमें मुलव्वस हैं उनको कोई फ़ायदा शायदा तो नहीं हो जाएगा उससे, जो भी मामला चल रहा है वो कह रहे हैं कि फ़ायदा हो जाएगा उनको जिनके खिलाफ पहले से रेफरेंस थे, क्योंकि मौसर में माजी है वो वगैरह वगैरह। और वो बेंच कौन सा है, अब अगर वो मामला भी पेंडिंग है, ख़त्म नहीं हुआ, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत वाला मामला है, और वो सुन रहा है जनाब मिस्टर जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल, मिस्टर जस्टिस एजाज अल एहसन, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर, मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि हम ख्याल बेंच है। अब पहले क्यों दिया था खोसा साहब के बेंच ने, अब जो मैं समझता हूँ कि इशारा कह लें या क्यों दिया है, वो दिया है इस बेंच ने। और इन्होंने फौरी तौर पे चैलेंज कर दिया। और ख्वाजा हारिस अहमद, पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि वो नून लीग के एडवोकेट जनरल पंजाब भी रहे हैं और इनके सारे मुकदमात में नैब के जो हैं वो वकील शकील भी रहे हैं। तो अब वो उनके ज़रिए उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि दिफा शफा या जो भी है, मैं तो ये तजवीज़ करूँगा कि अगर इसी बेंच में, जिन 5 रुकनी बेंच में ये केस लगता है जाके इमरान खान साहब वाला, तो हुकूमत को ज़रूर इसमें जो है वो इतराज़ करना चाहिए कि जनाब आप ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए और जो बुनियादी नोट है जिसकी बुनियाद पे ये असखुद नोटिस लिया गया है, उसमें अपना जहन जो है वो बता चुके हैं कि जनाब आप जो है आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, इस कोई तजवीज़ जो भी ये तरमीम जो है, तो इसलिए हम ये दरख्वास्त करते हैं यार फुल कोर्ट बिठा दें इसमें। पहले भी तो यार इन्हें केस पे ही है ना, फुल कोर्ट जरा 7-8 दिन निबेड़ दें, या फिर बेंच, ये ऐसा बेंच बनाएं जिसमें ये जो 5 लोग हैं जो उसमें शामिल ना हो। ये कहना है बहुत मुश्किल, ये बहुत मुश्किल है। हमारे जो मौजूदा अटार्नी जनरल साहब हैं वो तो बड़ा मरन किस्म के अटार्नी जनरल हैं, अशतर साफ अली साहब। तो इनमें या तो फिर इरफान कादर जैसे कोई वकील ये कर ले हुकूमत, या कुछ और दबंग किस्म के, जो ये बेंच की तश्कील पे एतराज़ ज़रूर करना चाहिए। माजी में भी ये एतराज़ नहीं किए इन्होंने, खोसा पर एतराज़ नहीं किया नवाज शरीफ ने, वो तो बहुत बड़ा एतराज़ था कि जनाब आपकी जो बहन है उनको मेरे भाई ने तलाक दे दी थी, तो आप इस केस को ना सुने। हमारा ख़ानदानी एक तरह से कह लें कि इख्तलाफ रहा है। बहरहाल ये अब इशू है, इनको बेंच पे जो है वो एतराज़ ज़रूर करना चाहिए। क्यों मिला है कि जनाब हम इस मामले को देखेंगे, जैसे आसिफ सईद खोसा ने क्यों दिया था, तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि वो इतने वो तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल खान साहब जो कहते हैं वो उनके आगे ज़रूर आता है, मुकाफ़ात अमल है ये, और इन्होंने इसी कानून के तहत फंसना है, और फिर इन्होंने ये कहना है कि नैब की ज़रूरत ही नहीं है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।